तो आज हमारे पास जानकारी का एक बहुत ही मजेदार पिटारा आया है। इसमें लोक नृत्य से लेकर शास्त्रीय संगीत, खेल, इतिहास और पॉलिटिक्स तक सब कुछ थोड़ा थोड़ा है। हाँ, तो चलिए पहला सुराग उठाते हैं भारत के लोक नृत्यों से। जरूर। स्रोत में एक आदिवासी नृत्य एलेला करादी का जिक्र है, जो केरल का है। लेकिन हाथ से लिखे नोट्स में तो केरल के नृत्यों की एक पूरी लिस्ट है। हाँ, कई सारे हैं। परिचकली, मार्मकली, कोलमाकली और यहाँ तक कि सेवाकली भी, जो कथकली से पहले एक तरह की प्रैक्टिस हुआ करती थी। हाँ, और ये लिस्ट मतलब सिर्फ केरल तक ही सीमित नहीं है। नोट्स में तो गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, लगभग हर राज्य के लोक नृत्यों की एक लंबी सूची है। सही बात है। अब हम एक एक करके 40-50 नाम तो नहीं गिना सकते, वो तो फिर एक ऑडियो टेक्स्ट बुक जैसा हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इन सूचियों में एक पैटर्न दिखता है। जैसे महाराष्ट्र की लिस्ट में लावणी और तमाशा जैसे मशहूर नाम तो है ही, हाँ, वो तो है। लेकिन धनगरी गाजा जैसा नृत्य भी है, जो चरवाहा समुदाय की जिंदगी से जुड़ा है। ये दिखाता है कि लोक नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि किसी समुदाय की पहचान, हाँ, उनकी कहानियां। उनके रोजमर्रा के काम और उनकी कहानियों को जिंदा रखने का एक तरीका है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इन सूचियों का असली मतलब है। या फिर छत्तीसगढ़ की लिस्ट देखिए, उसमें कर्मा, राउत नाचा जैसे कई नृत्य हैं, लेकिन एक नाम पर मेरी नजर अटक गई। कौन सा? सुआ नृत्य। नोट्स में लिखा है कि इसे महिलाएं तोते की तरह करती हैं। एक मिनट। सुआ नृत्य महिलाएं तोते की तरह करती हैं, हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ। क्या ये किसी कहानी पर आधारित है या इसके पीछे कोई खास मान्यता है? ये तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है। ये असल में शिव पार्वती के विवाह से जुड़ी एक लोक कथा पर आधारित है। अच्छा। इसमें महिलाएं एक टोकरी में मिट्टी का तोता रखकर उसके चारों ओर घूमकर नृत्य करते हैं। तोता यहाँ संदेशवाहक का प्रतीक है। वाह। तो देखिए, एक छोटा सा तथ्य हमें सीधे पौराणिक कथाओं और लोक विश्वासों तक ले जाता है। ये सिर्फ एक नृत्य का नाम नहीं, एक पूरी संस्कृति का प्रतीक है। ये तो कमाल की जानकारी है। तो ये सारी सूचियां, चाहे वो आंध्र प्रदेश का ढिमसा हो, जी। जो खास तौर पर अराकू घाटी में होता है, हाँ। या उड़ीसा का गोतीपुआ, जिसमें लड़के महिला का वेश धरकर नृत्य करते हैं, जी, ये सब भारत की विविधता की जीती जागती मिसालें हैं। बिल्कुल। और सिर्फ राज्य ही क्यों, लक्षद्वीप जैसे छोटे से केंद्र शासित प्रदेश के भी 3 नृत्यों का जिक्र है। लावा, परिचकली और कोलक्कली। हर कोने की अपनी एक लय है, अपनी एक कहानी है। इसी कला और संस्कृति की बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास कुछ कलाकारों और उनकी कला का मिलान करने वाला एक सवाल है। हम्म। MS गोपाल कृष्णन का नाम वायलिन से जुड़ा है, बुधादित्य मुखर्जी सितार से, श्री मणि प्रसाद हिंदुस्तानी गायन से और श्री जतिन गोस्वामी सत्रिया नृत्य से। हाँ, और यहाँ भी हाथ से लिखे नोट्स हमें एक कदम आगे ले जाते हैं। वो हमें बताते हैं कि ये कलाकार अकेले नहीं हैं, बल्कि एक पूरी परंपरा का हिस्सा हैं। मतलब? जैसे सितार की बात करें तो पंडित रविशंकर का नाम तो हर कोई जानता है, लेकिन नोट्स में उमाशंकर मिश्रा, निखिल बनर्जी और बंदे हसन जैसे नाम भी हैं। तो क्या इन कलाकारों की शैली में कोई खास फर्क था, या ये अलग-अलग घरानों से आते थे? नोट्स में इस बारे में कुछ है? नोट्स में इतनी गहराई से तो नहीं बताया गया, लेकिन ये सवाल बहुत जरूरी है। सितार वादन में अलग-अलग घराने हैं, जैसे मेहर घराना, जिसे पंडित रविशंकर और निखिल बनर्जी दोनों जुड़े थे। अच्छा, दोनों ही? हाँ, लेकिन फिर भी दोनों की वादन शैली में जमीन आसमान का फर्क था। ये दिखाता है कि परंपरा एक नींव की तरह है, जिस पर हर कलाकार अपनी अलग इमारत खड़ी करता है। सही बात है। ये लिस्ट हमें उसी नींव की चौड़ाई दिखाती है। अब संगीत की दुनिया की एक और महान हस्ती पर आते हैं, MS सुब्बुलक्ष्मी। जी। एक सवाल में उनके बारे में कहा गया है कि वो 1999 में भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार थीं, पर नोट्स में एक छोटा सा सुधार है। उन्हें यह सम्मान 1998 में मिला था, 1999 में नहीं। हाँ, और ये तारीख का अंतर छोटा लग सकता है, पर बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे? क्योंकि 1999 में ये सम्मान पंडित रविशंकर को मिला था, जो भारत रत्न पाने वाले पहले पुरुष संगीतकार बने। तो 1998 में सुब्बुलक्ष्मी जी पहली संगीतकार बनी और 1999 में पंडित रविशंकर पहले पुरुष संगीतकार। अच्छा, तो ये फर्क है और बात यहीं खत्म नहीं होती। नोट्स में कुछ और भी शानदार जानकारियां हैं। जैसे सुब्बुलक्ष्मी जी को 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, और उन्होंने 1966 में संयुक्त राष्ट्र में प्रदर्शन किया था। हाँ, सोचिए उस दौर में
उस दौर में ये कितनी बड़ी बात रही होगी। बिल्कुल। ये सिर्फ एक संगीतकार की उपलब्धियां नहीं है, ये वैश्विक मंच पर भारतीय संस्कृति की दस्तक थी। और नोट्स में जो भारत रत्न पाने वाले बाकी संगीतकारों की सूची है, लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान 2001 में, भीमसेन जोशी 2009 में और भूपेन हजारिका 2019 में, वो इस यात्रा को पूरा करती है। हाँ। ये दिखाता है कि भारत ने अपनी कलात्मक विरासत को सर्वोच्च स्तर पर सम्मानित किया है। कला और संस्कृति से अब मैदान की ओर चलते हैं। पोलो के बारे में एक सवाल है। पहला कथन कि कलकत्ता पोलो क्लब जो 1862 में बना, दुनिया के सबसे पुराने पोलो टूर्नामेंट एजरा कप का घर है, ये तो सही है। हाँ, ये सही है। लेकिन यहाँ भी नोट्स एक दिलचस्प सुधार करते हैं। स्रोत में कहा गया है कि एजरा कप 1900 में शुरू हुआ था। अच्छा। पर नोट्स बताते हैं कि इसकी शुरुआत 20 साल पहले 1880 में सर डेविड एजरा ने की थी। ओहो, 20 साल पहले। हाँ, ये 20 साल का अंतर खेल के इतिहास के लिए बहुत मायने रखता है। ये हमें बताता है कि भारत में आधुनिक खेलों की जड़ें कितनी गहरी हैं। खेलों की बात चली रही है तो एथलेटिक्स पर आते हैं। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया 1946 में बनी, मुख्यालय नई दिल्ली में। ये तो एक सीधा तथ्य है। हाँ, लेकिन इसके साथ जुड़ा एक और तथ्य है जो गर्व करने वाला है। विश्व एथलेटिक्स में भारत का पहला पदक 2003 में आया। 2003 में? जी, जब अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता था। 1946 में फेडरेशन बनने से लेकर 2003 में पहले विश्व पदक तक, ये 57 साल का सफर भारतीय एथलेटिक्स के संघर्ष और विकास की कहानी कहता है। इसी संघर्ष और जुनून की एक और मिसाल है पैरालंपिक। सवाल है कि पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ज्यादातर लोगों के दिमाग में शायद हाल के चैंपियंस का नाम आएगा। और यहीं पर ये नोट्स हमें चौंकाते हैं। अवनी लेखरा का नाम स्रोत में है, जो एक ही पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिलाएं। ये अपने आप में एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। हाँ, बिल्कुल है। लेकिन नोट्स हमें इतिहास में और पीछे ले जाते हैं। 1972 में 1972 हाँ, भारत का पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक मुरलीकांत पेटकर ने तैराकी में जीता था। 1972, ये तो बहुत पहले की बात है। ये एक ऐसा नाम है जो शायद बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा। ये जानकारी तो सच में छिपी हुई थी। बिल्कुल, और ये हमें याद दिलाता है कि सफलता की कहानियां अक्सर परतों में दबी होती हैं। नोट्स में कुछ और नाम भी हैं। जोगिंदर सिंह बेदी, जिन्होंने एक ही पैरालंपिक में 3 पदक जीते। 3 पदक। और दीपा मलिक, जो पैरालंपिक में खेल रत्न पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। ये सभी नाम दृढ़ संकल्प की वो कहानियां हैं जिन्हें बार बार सुना जाना चाहिए। इन एथलीट्स की कहानियां जितनी दमदार हैं, वैसी ही दमदार कहानियां हमें भारतीय साहित्य में भी मिलती हैं। नोट्स में अगला विषय इसी से जुड़ा है, हिंदी उपन्यास राग दरबारी। हाँ, श्रीलाल शुक्ल का। इसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी तो भारतीय राजनीति और समाज पर एक जबरदस्त व्यंग्य है। और स्रोत में जो दूसरी किताबों के नाम हैं, वो भी भारतीय साहित्य की विविधता को दिखाते हैं। एक तरफ राहुल सांकृत्यायन की घुमक्कड़ शास्त्र है, जो यात्रा को एक अलग नजरिए से देखती है, तो दूसरी तरफ प्रेमचंद का गोदान है, जो भारतीय किसान की त्रासदी की कहानी कहता है। गोदान तो आज भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तो कई दिनों तक होरी का किरदार मेरे दिमाग से नहीं गया था। बिल्कुल, ये होती है एक महान लेखक की ताकत। लिस्ट में धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता और फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल भी है। बिल्कुल, हर किताब अपने समय और समाज का एक आईना होती है। मैला आंचल ने तो हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास की एक नई विधा ही शुरू कर दी थी। अच्छा। ये दिखाता है कि साहित्य सिर्फ कहानियां नहीं कहता, बल्कि वो खुद भी इतिहास का एक हिस्सा बन जाता है। तो एक तरफ साहित्य हमें समाज का आईना दिखा रहा है और दूसरी तरफ हमें उस ढांचे को भी समझना होगा जिसमें ये समाज काम करता है, यानी भारत की राजव्यवस्था। हाँ, हमारे नोट्स में इसका पहला जिक्र हाई कोर्ट से शुरू होता है। हाँ, भारत में पहला उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित हुआ था। हाँ, और नोट्स में तारीखें भी हैं। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास तीनों 1862 में कुछ हफ्तों के अंतराल पर बने। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, दिल्ली उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र 1971 तक हिमाचल प्रदेश पर भी था। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। ये दिखाता है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था कितनी लचीली रही है और समय के साथ कैसे विकसित हुई है।
संविधान का अनुच्छेद 214 हर राज्य के लिए एक हाईकोर्ट की बात करता है, लेकिन अनुच्छेद 231 कहता है कि जरूरत पड़ने पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा हाईकोर्ट भी हो सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा का है। बिल्कुल, जैसे पंजाब और हरियाणा का है। अब आते हैं राज्यपाल के पद पर। एक सवाल है जिसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये कथन सही है और ये प्रावधान 1956 के 7वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन था। इसका उद्देश्य प्रशासनिक खर्च को कम करना और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था। सही। राज्यपाल के पद से जुड़े कुछ और अनुच्छेद भी हैं, जैसे अनुच्छेद 155 जो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने की बात करता है, और अनुच्छेद 213 जो उन्हें अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। ये तो एक बड़ी विधायी शक्ति है। हाँ, जब विधानसभा सत्र में ना हो। राज व्यवस्था की बात को आगे बढ़ाते हुए राज्य मंत्री परिषद के आकार पर एक नियम है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रियों की संख्या विधानसभा के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ये नियम क्यों बनाया गया? इसके पीछे एक बहुत व्यावहारिक कारण है। 90 के दशक में गठबंधन की सरकारों का दौर था और तब राजनीतिक सहयोगियों को खुश करने के लिए बहुत बड़े बड़े मंत्रिमंडल बनाए जाते थे। अच्छा, जिन्हें जंबो कैबिनेट कहते थे। बिल्कुल, जंबो कैबिनेट। इससे सरकारी खजाने पर बहुत बोझ पड़ता था। तो 2003 में 91वें संविधान संशोधन के जरिए ये 15% की सीमा तय की गई ताकि सरकारें कुशल बनी रहें और फिजूल खर्ची रोके। और इसमें न्यूनतम सीमा भी है? हाँ, न्यूनतम 12 मंत्रियों की सीमा भी है ताकि छोटे राज्यों में भी एक कार्यकारी मंत्री परिषद हो। ये तो बहुत ही अहम जानकारी है। आखिर में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव स्रोत के अनुसार राज्य में 3 साल से रहने वाले स्नातकों द्वारा 1/12 सदस्य चुने जाते हैं। हाँ, और विधान परिषद का पूरा ढांचा ही प्रतिनिधित्व की एक अनूठी मिसाल है। सिर्फ स्नातक ही नहीं, 13 सदस्य विधायक चुनते हैं। 13 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों से आते हैं। अच्छा। और 16 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान जैसे क्षेत्रों से होते हैं। मतलब समाज के हर वर्ग को जगह देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि विधानसभा में सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधि ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग की आवाज पहुंचे। तो अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, आधुनिक इतिहास और 1857 की क्रांति। जी। सवाल है कि 1857 के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में किस पर मुकदमा चलाकर रंगून भेजा गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। और इसका जवाब है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। वो इस क्रांति का एक प्रतीकात्मक चेहरा बन गए थे, भले ही उनकी भूमिका बहुत सक्रिय न रही हो। उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा। हाँ, ये सिर्फ शब्दों का खेल तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। ये 2 अलग-अलग विचारधाराओं की लड़ाई है जो आज तक जारी है। सिपाही विद्रोह कहने का मतलब है कि ये बस कुछ असंतुष्ट सैनिकों का विद्रोह था जिसका कोई राष्ट्रीय चरित्र नहीं था। मतलब ये ब्रिटिश दृष्टिकोण है। हाँ, ये ब्रिटिश दृष्टिकोण को दर्शाता है। वहीं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन का दर्जा देता है जिसमें सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि किसान, कारीगर और राजे रजवाड़े भी शामिल थे। और उनका एक साझा लक्ष्य था, अंग्रेजों को बाहर निकालना। बिल्कुल। आप इस घटना को क्या नाम देते हैं, इससे तय होता है कि आप इतिहास को किस नजरिए से देखते हैं। 1857 का विद्रोह, इसकी तात्कालिक वजह क्या थी? तो देखिए, जो तात्कालिक कारण माना जाता है वो थे चर्बी वाले कारतूस। अच्छा, ये नई एनफील्ड राइफल के लिए थे ना? हाँ, बिल्कुल। और सैनिकों में ये बात फैल गई कि इन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए दांत से काटना पड़ता था। यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की धार्मिक मान्यताओं पर ये एक सीधा हमला था। एग्जैक्टली। और इसी एक चिंगारी ने, कह सकते हैं, पूरे माहौल में आग लगा दी। और यहीं से मंगल पांडे की कहानी शुरू होती है। मेरे हाथ से लिखे नोट्स में तारीख भी दी है, 29 मार्च 1857। जी, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे। हाँ। उन्होंने बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया। और फिर उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। उनकी शहादत एक तरह का प्रतीक बन गई। बिल्कुल, वो चिंगारी थी जिसने पूरे उत्तर भारत में आग लगा दी। हमारे पास यहाँ एक पूरी टेबल भी है। इसमें विद्रोह के केंद्र, उनके नेता और उन्हें दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारियों के नाम हैं। जैसे दिल्ली में नेतृत्व बहादुर शाह जफर और बख्त खां ने किया। हाँ, और वहां विद्रोह को जॉन निकोलसन ने दबाया। इसी तरह कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे जिनका सामना कॉलिन कैम्बेल से हुआ। हाँ,
लखनऊ में बेगम हजरत महल थी और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। जिनका सामना जनरल ह्यूरोस से हुआ। ये कुछ सबसे प्रसिद्ध नाम हैं। बिल्कुल। लेकिन इसी लिस्ट में एक नाम और है जो शायद उतना मशहूर ना हो, शामल। नोट्स के मुताबिक ये उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। हाँ, और जुलाई 1857 में युद्ध में मारे गए। शाहमल जैसे स्थानीय नेता ही इस विद्रोह की असली ताकत थे, जिन्होंने इसे एक जन आंदोलन बनाया। पर यह जानना भी दिलचस्प है कि उस दौर में सब अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे। सही कहा। नोट्स में महाराजा मेहताब चंद का जिक्र है, जिन्होंने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह दोनों में ही अंग्रेजों की मदद की थी। ये दिखाता है कि उस समय निष्ठा और देशभक्ति के मायने कितने उलझे हुए थे। बिल्कुल। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी कुछ और जानकारी है यहाँ। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, पति गंगाधर राव और दत्तक पुत्र दामोदर राव, और उनकी शहादत की तारीख भी लिखी है 18 जून 1858 ग्वालियर में। जी, और उन्हें हराने वाले जनरल ह्यूरोज ने ही कहा था कि विद्रोहियों में वो अकेली मर्द थीं। वाह। तो चलिए अब इतिहास से निकलकर भूगोल की दुनिया में चलते हैं। ठीक है। हमारे पास रेगिस्तानों की एक लिस्ट है जिसमें एक जोड़ी गलत बताई गई है। गिब्बन रेगिस्तान का मिलान किया गया है ब्राजील से। हाँ, ये गलत है। गिब्बन रेगिस्तान असल में ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा। लिस्ट में कुछ और बड़े रेगिस्तान भी हैं, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सहारा, जो उत्तरी अफ्रीका में है। हाँ, और कालाहारी अफ्रीका में, और थार जो भारत पाकिस्तान में है। ठीक है। अब बात करते हैं ज्वालामुखियों की। एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है, जो इटली में है। प्रकाश स्तंभ क्यों? क्योंकि इसमें लगभग लगातार छोटे छोटे विस्फोट होते रहते हैं, तो रात में समुद्र से ये एक लाइट हाउस जैसा दिखता है, इसीलिए ये नाम पड़ा। कमाल है। और नोट्स में ये भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी हवाई का मौना लोआ है। जी, हवाई, यूएसए में। अब भूकंप के बारे में एक सवाल है। पृथ्वी की सतह पर वो बिंदु जहां भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? नोट्स में अधिकेंद्र यानी फोकस पर निशान लगा है। देखिए, यहाँ एक बहुत बारीक बात है। क्या? भूकंप की शुरुआत पृथ्वी के अंदर जिस बिंदु पर होती है उसे फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। अच्छा। लेकिन तरंगे सतह पर सबसे पहले जिस बिंदु पर पहुंचती हैं, ठीक फोकस के ऊपर, उसे एपिसेंटर कहा जाता है। तो सवाल सतह पर पहले रिकॉर्ड होने की बात कर रहा है। बिल्कुल। तो तकनीकी रूप से सही जवाब एपिसेंटर होना चाहिए। स्रोत में दिया गया जवाब सवाल के हिसाब से उतना सटीक नहीं है। मतलब स्रोत को भी आंख बंद करके नहीं मानना चाहिए। बहुत दिलचस्प। अब नदियों के किनारे बसे शहरों पर आते हैं। यहां भी ये गलत मिलान है। लिस्बन और टाइबर नदी। हाँ, ये गलत है। टाइबर नदी के किनारे तो रोम बसा है। सही है। लिस्ट में कुछ सही मिलान भी हैं, जैसे बेलग्रेड डैन्यूब और वॉशिंगटन पोटोमैक। जी। और आखिर में अटलांटिक महासागर के बारे में कुछ तथ्य हैं। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे खारा महासागर है। पर यह सबसे खारा क्यों है? इसकी एक वजह यह है कि इसका आकार ऐसा है कि इसमें वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन ज्यादा होता है, और बड़ी नदियों से ताज़ा पानी का बहाव प्रशांत के मुकाबले कम है, तो पानी उड़ता जाता है और नमक पीछे छूट जाता है। ये तो बहुत आसानी से समझ आ गया। लेकिन एक तथ्य गलत दिया गया है कि यह पृथ्वी का 30% हिस्सा कवर करता है। हाँ, असल में ये लगभग 23-3.5% हिस्सा ही कवर करता है। सबसे बड़ा तो प्रशांत महासागर है, जो करीब 44% हिस्से पर फैला है। चलिए भूगोल से अब अर्थव्यवस्था की तरफ चलते हैं। साल 2011-12 के कुछ आंकड़े हैं। भारतीय कार्यबल का 24.3% द्वितीय क्षेत्र में लगा हुआ था। हाँ, और इसी डेटा के अनुसार 48% प्राथमिक क्षेत्र में थे, यानी खेतीबाड़ी में। जी, और 26% तृतीयक यानी सर्विस सेक्टर में। ये भी लिखा है कि उस समय भारत में स्वरोजगार करने वाले 52% थे, जबकि आकस्मिक मजदूर 30% थे। मतलब आज से एक दशक पहले भी आधी आबादी खेती पर ही निर्भर थी। बिल्कुल। अब अर्थव्यवस्था के कुछ नियमों का भी जिक्र है, जैसे मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। इसका मतलब है कि कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। हाँ। ये तो सीधा है। हाँ। पर एक और है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। इसे आसान शब्दों में समझाएंगी? जरूर। मान लीजिए आपके पास एक खेत है, आप उस पर मजदूर बढ़ाते जा रहे हैं, तो शुरू में हर नया मजदूर उत्पादन को तेजी से बढ़ाएगा। ठीक है। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब खेत पर जरूरत से ज्यादा मजदूर हो जाएंगे, तो हर नया मजदूर उतना योगदान नहीं दे पाएगा, बल्कि शायद काम में रुकावट डालेगा।
इसी को कहते हैं कि एक सीमा के बाद उत्पादन गिरने लगता है। अच्छा, मतलब हर चीज की एक सीमा होती है। ये नियम तो जिंदगी पर भी लागू होता है। कह सकते हैं। भारत में रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण कौन सी संस्था करती है? ये काम राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO करता है। NSSO, ठीक है। अब एक सरकारी योजना सुकन्या समृद्धि खाता का भी जिक्र है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 2015 में शुरू हुई थी। जी, इसमें 2 बातें ध्यान देने वाली हैं। एक, इसमें अधिकतम जमा राशि 1.5 लाख रुपए सालाना है। और दूसरी ये कि स्रोत में लिखा है कि ये खाता लड़की की 12 साल की उम्र तक खोला जा सकता है, जो गलत है। हाँ, हाथ से लेके नोट्स में 12 को काटकर 10 लिखा गया है। सही है, ये खाता लड़की के जन्म से 10 साल की उम्र तक ही खोला जा सकता है। ये एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी जानकारी है। बिल्कुल। चलिए अब कुछ रोजमर्रा के विज्ञान की बात करते हैं। अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की गणना के लिए किस नियम का उपयोग होता है? इसके लिए स्नेल के नियम का उपयोग होता है। और इसी से जुड़ी एक घटना है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। हाँ, और इसी अपवर्तन के कारण ही हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें दिखती हैं, जैसे रात में तारों का टिमटिमाना और पानी में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखना। ये तारे टिमटिमाते क्यों हैं? क्योंकि उनका प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल की अलग-अलग परतों से गुजरता है तो वो बार-बार मुड़ता है। इसी वजह से हमें वो चमकता बुझता सा लगता है। और नोट्स में हीरे का अपवर्तनांक भी दिया है 2.42, जो कि बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से हीरा इतना चमकता है। अब एक सीधा सा सवाल, माचिस की तीलियों में क्या होता है? फॉस्फोरस, खासतौर पर लाल फॉस्फोरस। और हाथ से लिखे नोट्स में आतिशबाजी के रंगों के बारे में भी बताया गया है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। हरा रंग बैरियम से और लाल रंग स्ट्रोंशियम से। ये कैसे होता है? जब इन रासायनिक तत्वों को जलाते हैं तो वे एक खास रंग की रोशनी छोड़ते हैं। हर तत्व का अपना एक सिग्नेचर कलर होता है। मतलब आसमान की वो रंगीन कलाकारी पूरी तरह केमिस्ट्री है। बिल्कुल। अब कुछ बीमारियों और उनके फैलने के तरीकों का मिलान करना है। ठीक है, तो सही मिलान कुछ इस तरह है। टाइफाइड दूषित भोजन या पानी से फैलता है। टेटनस मिट्टी के संपर्क में आने से किसी घाव के जरिए। रेबीज किसी जानवर के काटने से। और मेनिंजाइटिस ड्रॉपलेट संक्रमण से, मतलब खांसने या छींकने से फैल सकता है। ठीक है, और आखिर में दही बनने की प्रक्रिया। दूध में मौजूद बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। हाँ, और ये लैक्टिक एसिड दूध का pH कम कर देता है, जिससे वो जम जाता है और दही बन जाता है। लेकिन यहाँ ये भी साफ किया गया है कि दही और योगर्ट एक ही चीज नहीं है। जी, वो पर्यायवाची नहीं है। योगर्ट बनाने में अलग तरह के बैक्टीरियल स्ट्रेन इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, और हमारे पास हाथ से लिखी एक पूरी लिस्ट भी है कि किस चीज में कौन सा एसिड होता है। टमाटर में ऑक्सैलिक, सेब में मैलिक, सिरके में एसिटिक, और चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड। मतलब अगली बार जब चींटी काटे तो याद रहेगा कि ये फॉर्मिक एसिड का हमला है। बिल्कुल। खैर, आज हमने 1857 की क्रांति से लेकर दही जमने के विज्ञान तक कई अलग अलग विषयों के तथ्यों को खंगाला और जोड़ा। और इससे ये पता चलता है कि ज्ञान के अलग अलग क्षेत्र कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर तथ्य एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। तो क्या इस सब जानकारी को एक साथ रखकर कोई ऐसा विचार है जो श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है? जरूर। हमने देखा कि 1857 में कुछ भारतीय राजाओं ने, जैसे महाराजा मेहताब चंद ने, अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में देशभक्ति और निष्ठा के क्या मायने थे, और क्या ये मायने हमेशा एक जैसे रहते हैं या समय और व्यक्ति की अपनी परिस्थितियों के साथ बदलते रहते हैं।